नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि विषय सूची में आपने देखा, भाग 1 में पहला भाषा, वर्ण विचार, जिसमें वर्णमाला, स्वर, व्यंजन आदि हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर भी हम नज़र डालेंगे। र के कुछ रूपों का भी अभ्यास करेंगे और अंत में वर्ण विच्छेद भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले भाग की, जो है भाषा। भाषा अर्थात लैंग्वेज। सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सभी भाषा के ही अंतर्गत आते हैं। आप जैसे चित्रों में देख सकते हैं, चित्र 2 प्रकार में बटा हुआ है। पहले में हम देख रहे हैं, लिखा है मौखिक भाषा, अर्थात यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक बच्चा रेडियो पर कुछ सुन रहा है, एक बच्चा टीवी देख रहा है, कुछ गुनगुना रहा है और एक लड़की गाना गा रही है। इससे हमें पता चलता है कि मौखिक भाषा से हमें 2 कुशलताएं अर्थात 2 स्किल्स प्राप्त होती हैं। वो 2 स्किल हैं सुनना और बोलना, अर्थात लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और दूसरे भाग में हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम देख सकते हैं यहाँ चित्रों में कुछ लिखा जा रहा है या फिर कुछ पढ़ा जा रहा है। अर्थात लिखित भाषा से हमें 2 स्किल्स की प्राप्ति होती है, हमें 2 कुशलताएं प्राप्त होती हैं, जो है लिखना और पढ़ना, अर्थात राइटिंग एंड रीडिंग। मतलब भाषा के माध्यम से हमें चारों कुशलताएं प्राप्त हो सकती है, जो सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस प्रकार हमने देखा कि भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक। मौखिक अर्थात जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा की परिभाषा। लिखित भाषा अर्थात लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार हमने भाषा के दोनों रूप देखे, मौखिक तथा लिखित। भाषा का एक रूप पहले भी हमें देखने को मिला था। जिस प्रकार पहले अपनी भाषा को प्रकट करने का एक माध्यम था चित्रों के द्वारा, जिसे चित्रलिपि कहते थे। आज भी हम कहीं कहीं विशेष ध्वनियों का प्रयोग और संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने भाव, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसे सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि भाषा ये एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर अपनी बात, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनकर, पढ़कर समझते हैं। हमने भाषा के दोनों रूप देखे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का पहला रूप सांकेतिक हुआ करता था, फिर वह मौखिक बना और बहुत प्रयासों के बाद इसका लिखित रूप विकसित हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि संसार में प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है, जैसे हिंदी, चीनी, जापानी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन आदि। हमारे देश में हिंदी अधिकांश प्रदेशों में बोली और समझी जाती है। देश का एक बड़ा वर्ग इसे बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बहुभाषा भाषी भारत ने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया, अर्थात कामकाज की भाषा। हमारे संविधान ने कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है। हर मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। उन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है, अर्थात भाषा को लिखने के सही ढंग को लिपि कहते हैं। आइए जानते हैं लिपि। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी और गुजराती की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। इस प्रकार हमने देखा कि लिपि भाषा के लिखने के ढंग को कहा जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, विभिन्न भाषा, उनकी लिपियाँ तथा उन लिपियों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, ये सभी लिपियाँ हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे कहा जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यदि ये लड़की कहती है मेरे को बाजार जाना है, अर्थात इस लड़की को व्याकरण के सही और गलत का आभास ही नहीं है, क्योंकि यदि सही उच्चारण होगा,
जब इन्हें व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान होगा और उसका प्रयोग कैसे करना ये सीखेंगी, तब ये कहेंगी कि मुझे बाज़ार जाना है। इस प्रकार आगे बोली भाषा के बारे में भी हम जानेंगे। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप बोली होती है। एक भाषा की अनेक बोली भाषा यहाँ पे पाई जाती हैं। बोली भाषा एक छोटे भूभाग या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। आइए अब हम देखते हैं वर्ण विचार, जिसमें वर्णमाला, स्वर व्यंजन आदि का उल्लेख है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर कौन से हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह और अड़। मानक भाषा में देखेंगे आगत ध्वनियाँ हैं अ, ज और फ, जिसमें नुक्ता लगा हुआ है। ये विदेशी भाषाओं के इस्तेमाल में की जाती है। स्वर के बारे में जानते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है और ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आइए देखते हैं मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की, ई की, छोटी ई, बड़ी ई, उ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। क, ख, ग, घ, च, छ आदि। अवर्ण से रहित व्यंजन क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, च हलंत, छ और ज आदि। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा हलंत कहलाई जाती है। इनके द्वारा व्यंजन के आधे होने का हमें संकेत मिलता है। आइए अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, क हलंत जमा श, क्ष, क्षमा क्षत्रिय कक्षा। त्र, त हलंत जमा र, पत्र चित्र त्रिकोण। ज्ञ, ज हलंत इया, ज्ञात ज्ञान यज्ञ। श्र, श जमा र, श्रम, श्रमिक श्रेष्ठ। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब देखते हैं द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण है च हलंत जमा च, च, सच्चा कच्चा बच्चा। इसमें हमने देखा कि दो समान व्यंजन एक साथ जब आते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे आ, डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, कॉलेज। ज, सजा, जरा, जमींदार। फ, कफन, खफा, फन। अब देखते हैं अयोगवाह। अं अनुस्वार और अह विसर्ग अयोगवाह हैं। ये न तो स्वर हैं और न व्यंजन। ये अ के योग से बोले और लिखे जाते हैं। आहा। अनुस्वार, इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह आपको बिंदी के समान दिखेगा। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंस, हंस, अंश आदि। विसर्ग, स्वर से परे जो 2 बिंदियां लगाई जाती है वे विसर्ग कहलाती हैं। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है, अतः, प्रायः, प्रातः आदि। इसका उच्चारण आधे ह हलंत के समान होता है। अनुनासिक, अनुनासिकता वर्णों का एक गुण है। इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, चांद, माँ, गांव, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं वर्णमाला में र के विभिन्न रूप। र ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर उसका रूप ही बदल जाता है। चलिए देखते हैं इसका पहला रूप। यदि र स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर इस प्रकार लगता है। इसे रेफ कहते हैं, जैसे धर्म, कर्म और
पर्व। दूसरा रूप, यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे इस रूप में आता है, इसे पदेन कहते हैं। जैसे ग हलंत र, ग्र, ग्रह, भ्रम, क्रम आदि। तीसरा, ट तथा ड के साथ र नीचे इस रूप में लगाया जाता है, इसे भी पदेन कहते हैं। जैसे ट हलंत जमा र, ट्र, ट्रक, ट्राम। ड हलंत जमा र, ड्र, ड्रम, ड्रामा। बच्चों, अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद। स्वरों का विच्छेद नहीं होता, वे स्वतंत्र होते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर, विच्छेद अर्थात अलग करना। किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। महल, म हलंत अ, ह हलंत अ, ल हलंत अ, महल। इस प्रकार आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। राजा, र हलंत आ, ज हलंत आ, र आ ज आ, राजा। वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बातें। स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे, अर्थात स्वर जैसे के तैसे ही रहते हैं। दूसरी बात, जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। जैसे पुस्तक, प हलंत उ, स हलंत त हलंत अ, क हलंत अ। यहाँ पे स आधा है, इसे उसे उसी प्रकार लिखेंगे। ध्यान रखें ए और ऐ इनका उपयोग कैसे करना है। जैसे मैला, म हलंत ए, ल हलंत आ, यदि दो मात्रा है तो ऐ। केला, क हलंत ए, ल हलंत आ, एक मात्रा है तो ए। आइए देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। हंस, ह हलंत अंग, स हलंत अ। हंस, ह हलंत आ, स हलंत अ। अनुस्वार और अनुनासिक यह अ के ही गुण है, इसीलिए हम अ के ऊपर ही बिंदी देते हैं।